नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एचपी पाठशाला पर स्वागत है। आज की हमारी क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगी जो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो कृषि अर्थशास्त्र जिसकी हम सभी लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो ये 100 प्रश्न इसमें रहेंगे करीब, जो का विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको आप सभी लोग हल करें और बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही हल करें। इसमें यह क्लास एग्रीकल्चर के लिए और मंडी सचिव दोनों विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि मंडी सचिव में भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पोर्शन ठीक ठाक है और बाकी एजीटीए वालों के लिए तो उसमें अलग से ही एक टॉपिक दिया गया है। तो खैर बढ़ते अपने लेक्चर की ओर। पहला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है। कह रहा है कि जो भारत है दोस्तों, उसमें विभिन्न प्रकार के राज्य पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है इसमें, जो सारे राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश का एक जो यूपी की इकोनॉमिक्स है उसकी रैंकिंग क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका सही जवाब क्या है, द्वितीय। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से दूसरा स्थान है दोस्तों। अगर पहले स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र का है। पहला स्थान कौन सा है, किसका है? पहला स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान यूपी का है, ठीक है। महाराष्ट्र की जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है, तो 15.7%। वहीं उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो 9.2% की हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र की अगर हम जीडीपी में योगदान की बात करते हैं तो इसकी जीडीपी में इसका योगदान कितना, 15.7%। इसी के लिहाज से यह पहले स्थान पर बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जीडीपी में कितना योगदान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीडीपी में योगदान 9.2%। ये मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में भी कराया हुआ है, यूपी इकोनॉमिक्स को लेकर के जो भी टॉपिक जरूरी थी मैंने कराए हैं आप लोगों को। खैर, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। और पहले स्थान पर कौन बना हुआ है, तो महाराष्ट्र, जो कि जीडीपी में उसका योगदान 15.7% है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है, तो 9.2% का योगदान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि आंवला के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर कह रहा है। तो आपके विकल्प कौन कौन से हैं, सहारनपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर या फिर जौनपुर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, आंवला के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो आंवला के उत्पादन में प्रतापगढ़ दोस्तों जिला प्रथम स्थान पर है। आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आंवला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंवले का जो उत्पादन है काफ़ी विस्तृत लेवल पर होता है और इसका प्रथम स्थान भी है उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन में, इसीलिए इसे आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। और प्रतापगढ़ ज़िले में बहुत सारी जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ इसी से मिलती जुलती दोस्तों वहाँ पर उपस्थित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। और आंवले में दोस्तों कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आंवले में विटामिन सी काफ़ी अधिक पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी का आंवला समृद्ध स्रोत रखता है। और लगभग आंवला जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, आंवले का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादित करता है, तो 60% उत्तर प्रदेश का उत्पादन करता है इसका आंवले का यूपी कितने प्रतिशत उत्पादित करता है, तो 60% दोस्तों उत्पादित करता है। तो उम्मीद है प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाता है कि आपसे आंवले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से भी जाना जाता है और आंवले में विटामिन सी की दोस्तों पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश आंवले का कुल कितने प्रतिशत उत्पादित करता है, तो करीब 60% आंवले का उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है,
उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है। नंबर 3 आपका प्रश्न कौन सा है कि उत्तर प्रदेश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब क्या, आपके विकल्प क्या क्या हैं, 50%, 60%, सॉरी दोस्तों 70%, 65%, 40%। तो इसका सही जवाब क्या है, उत्तर प्रदेश की अमूमन 65% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है। कितनी प्रतिशत आबादी, तो 65% आबादी है उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है, जो कि देश में जो आपका खाद्यान्न उत्पादन होता है उसका करीब 19.87% उत्पादित करती हैं। 65% जो आबादी कृषि पर निर्भर है, जो कि खाद्यान्न उत्पादन का करीब कितने प्रतिशत, तो 19.87% उत्पादित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। और कुल क्षेत्रफल का करीब लगभग 62% क्षेत्र कृषि योग्य है। कितने प्रतिशत, कृषि योग्य जो क्षेत्र है करीब 62% है। अच्छा, कहीं कहीं पर ये कृषि योग्य जो एरिया है इसको लेकर के अलग अलग डाटा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डाटा कोई दोस्तों निर्धारित नहीं, अलग अलग वेबसाइट्स या अलग अलग जो सोर्स हैं ये अलग अलग डाटा बताते हैं। तो खैर ज़्यादा जो प्रमाणिक डाटा है मैं वो बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है, 50%, 70%, 65%, 40%। तो इसका सही जवाब क्या है, 65%। और कहीं कहीं पर आप लोगों को 66% भी देखने को मिलेगा। तो अमूमन आप 65% याद रखिए, और 65% के जो नज़दीक डाटा होगा आप लोग टिक कर लेंगे। खाद्यान्न उत्पादन का करीब कितने प्रतिशत हिस्सा है, 19.87% हिस्सा है। और जो कृषि योग्य क्षेत्र है वह करीब 62% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु सर्वाधिक प्रयोग किस साधन से होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु सर्वाधिक मात्रा में किस साधन का प्रयोग किया जाता है, आपके विकल्प कौन कौन से हैं, नलकूप, कुआं, नहर, या फिर जो भी ऑप्शन दिए गए ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या है, नलकूप इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई है सर्वाधिक मात्रा में किनका उपयोग किया जाता है, तो नलकूप का उपयोग किया जाता है। नलकूप के बाद नहरों का इस्तेमाल होता है, फिर कुओं का और तालाबों का, इनका सबका इस्तेमाल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंचाई हेतु सर्वाधिक किस साधन का इस्तेमाल होता है, तो नलकूप का होगा। तो नलकूप का होगा। इसके बाद किसका आएगा, नलकूप के बाद नहर, फिर कुआं, ये सभी ऐसे आंकड़े हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में नहर के द्वारा सिंचाई होती है, फिर उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है, फिर उसके बाद आपका नहर का स्थान आएगा, फिर कुआं तालाब वगैरह से इन सब से सिंचाई होती है। तो नलकूप की रैंकिंग कितने प्रतिशत लगभग नलकूप से सिंचाई होती है, तो करीब 80% के आसपास नलकूप से सिंचाई होती है। और नहरों के आसपास करीब 19% की सिंचाई होती है, 19% एरिया नहरों से सींचा जाता है। कुआं का करीब 8% के आसपास सिंचाई होती है। तो ये सभी आप लोग याद रखिए, आंकड़े भी याद रखिए, खासकर ये आंकड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई है सर्वाधिक प्रयोग किस साधन से होता है, नलकूप से होता है, जिसका करीब 80% नलकूप सिंचाई में अपना योगदान प्रदान करता है। वहीं नहर 19%, जबकि जो कुआं है दोस्तों वो 8% के आसपास अपना योगदान प्रदान करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किसान उदय योजना के अंतर्गत कृषकों को क्या व्यवस्था दी जाती है। जो किसान योजना है उसके अंतर्गत जो किसान उदय योजना है इसके अंतर्गत किसान भाइयों के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है। तो किसान योजना आपके विकल्प कौन कौन से हैं, किसान योजना के अंतर्गत, किसान उदय योजना के अंतर्गत बीज, कह रहा है कि किसान उदय योजना के अंतर्गत बीज प्रदान किए जाते हैं, या फिर मोबाइल प्रदान किए जाते हैं, या फिर नहरें, या फिर सोलर पंप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सोलर पैनल।
अर्थात आपका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि किसान उदय योजना का कहाँ से संबंधित है, तो यूपी से संबंधित है। इसमें मुफ्त में सोलर पंप दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। बजट 2023 में एग्रीटेक स्टार्टअप को, अभी हालांकि हमारा बजट नया पेश नहीं हुआ, 20 फरवरी से संभवतः बजट हमारा पेश होगा, तो जब बजट आ जाएगा तो क्लासेस हम लोग करेंगे। बजट 2023 में एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु कितने त्वरित कोष का प्रावधान किया गया था। 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या फिर 25 करोड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एग्रीटेक स्टार्टअप है 20 करोड़ रुपए का त्वरक कोष बनाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, कई एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एग्रीटेक स्टार्टअप है उससे संबंधित कोष कितने करोड़ रुपए का कोष गठन किया गया था, तो 20 करोड़ रुपए के कोष का गठन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। आपके विकल्प कौन कौन से हैं, आपके विकल्प हैं गेहूं, अंडा, कपास, दलहन। तो इसका सही जवाब क्या है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों गेहूं से है। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और वहीं भारतीय स्तर की अगर हम बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो विश्व स्तर पर किसे जनक कहा जाता है, विश्व स्तर पर दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, तो गेहूं और चावल पर आधारित थी हरित क्रांति। हरित क्रांति को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और काफ़ी सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। कभी कभी यह भी पूछा गया है किस दशक में आई, तो दशक की अगर बात होती है तो 1960 दशक में किस में आई, 1960 में, 1966-67 के आसपास हरित क्रांति काफ़ी विस्तृत लेवल पर हमें देखने को मिली थी। दशक को लेकर के भी प्रश्न आता है, तो जो यह वर्ष है 1960 के दशक में आता है। किन किन फसलों के लिए, तो गेहूं और चावल के फसलों को लेकर के जो हमारा उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, आपके जो भी ऑप्शन होंगे, गेहूं, अंडा, कपास, दलहन, तो गेहूं और चावल से संबंधित है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग हमारी कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, लगभग 75% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर थी। तो उस समय उपज लोगों का पेट भरना एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश शासन का काफ़ी लंबे समय तक गुलाम रहा है, तो उसका भारत का जो आर्थिक शोषण काफ़ी विस्तृत लेवल को देखने को मिला। वो क्या करते थे, उनका एक मुख्य उद्देश्य था लाभ कमाना और अधिक से अधिक लोगों का शोषण करना था। तो इसी के लिहाज से जब भारत आज़ाद हुआ तो भुखमरी की स्थिति में था, तो उस समय लोगों का पेट भरना ही काफ़ी बड़ी समस्या थी। इसी के लिहाज से काफ़ी प्रयास किए गए। तो इन्हीं का यह महत्वाकांक्षी परिणाम रहा हरित क्रांति। गेहूं चावल पर आधारित था। विश्व स्तर पर जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया और भारतीय स्तर पर एम.एस. स्वामीनाथन को जनक माना जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई। दशक से अगर आपसे प्रश्न बनते हैं तो 1960 में इसका दशक माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, कहीं कहीं पर आपको 1965 भी देखने को मिलेगा।
शुरुआत 1965 से लेकर के 1968 के दौरान। अगर दशक से लेकर के प्रश्न पूछा जाता है तो 1960 दशक रहेगा दोस्तों। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी जो किस्में हैं उनका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी एक प्रश्न पूछा जाता रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया। तो 1990 में दिया गया। कब दिया गया? तो 1990 में 1970 में दोस्तों, 1990 नहीं 1970 में दिया गया। 1970 में दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार 1970 में दिया गया था। और इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कुछ अन्य अगर हम क्रांतियों की बात करें, क्योंकि क्रांतियों को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वर्ण क्रांति जो स्वर्ण क्रांति है उसका संबंध किससे है? समग्र बागवानी, शहद और फल उत्पादन से इसका संबंध है। नीली क्रांति का उत्पादन किससे है? तो नीली क्रांति का उत्पादन मत्स्य क्रांति से है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरकों से संबंधित है। उर्वरकों की उपज में बेहतरी लाने से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन या फिर डेयरी उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज और झींगा और फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, ये सभी पीली क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सॉरी दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, जबकि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल उत्पादन और झींगा उत्पादन से है। काली क्रांति का उत्पादन का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो एक बार फिर से समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? तो गेहूं से संबंधित और चावल से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 1965 से 68 के दौरान शुरुआत हुई। दशक कौन सा रहा आपका? तो 1960 दशक रहा। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत स्तर पर जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1970 को सम्मानित किया 1970 में सम्मानित किया गया। अगर हम कुछ अतिरिक्त क्रांतियों की बात करें तो स्वर्ण क्रांति का उत्पादन शहद उत्पादन से, फल उत्पादन से। वहीं नीली क्रांति का उत्पादन मछली उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरकों से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी उत्पादन, दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल उत्पाद जो हैं गुलाबी क्रांति से संबंधित हैं। काली क्रांति का उत्पादन किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। अच्छा, कभी कभी इनके जनक भी पूछा जाता है। इनके कौन किस क्रांति के जनक हैं दोस्तों? तो कुछ जो आपकी काफ़ी चर्चित क्रांतियाँ हैं जिनको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। सैम पित्रोदा। और गुलाबी क्रांति का जनक, गुलाबी क्रांति संबंधित किससे है? प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, झींगा उत्पादन, इनसे संबंधित है। और गुलाबी क्रांति का जनक दोस्तों दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। गुलाबी जो क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। दुर्गेश पटेल। पीली क्रांति के जनक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी श्वेत क्रांति के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पीली क्रांति का सैम पित्रोदा, गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक दोस्तों अरुण कृष्णन को कहा जाता है। डॉक्टर अरुण
अरुण कृष्णन को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिए, स्वर्ण क्रांति का जनक निरपक टुटेजो को कहा जाता है। स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? निरपक टुटेजो को कहा जाता है। तो पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को। वहीं नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन को। जबकि स्वर्ण क्रांति का जनक निरपक टुटेजो को कहा जाता है। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और एक प्रश्न से बनने वाले काफ़ी सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने बात करी। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? दुग्ध उत्पादन में क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अच्छा, दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अगर हम बात करें कुछ अन्य चीज़ों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग प्रथम स्थान पर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कुल खाद्यान्न उत्पादन में किसका स्थान प्रथम है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। अच्छा, दुग्ध उत्पादन में 2023-24 में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था? तो 16.21% का योगदान था। 2023-24 में यूपी का योगदान कितना था? तो 16.21% का योगदान था। तो 2023-24 की अगर हम बात करें, यूपी ने दुग्ध उत्पादन में कितना अपना योगदान प्रदान करा? तो 16.21% का योगदान प्रदान करा। इसके बाद दोस्तों स्थान किसका था? तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का था, जिसने 14.21% का योगदान दिया। खैर, आपको याद किसका रखना है? तो उत्तर प्रदेश का याद रखना है। 2022-23 में दुग्ध उत्पादन कितना रहा था? तो 2022-23 में 230.58 मिलियन टन रहा था। 2022-23 में कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा? 230.58 मिलियन टन रहा। जो कि करीब पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दिखाता है। कितने वर्षों में? पिछले 5 वर्षों में दोस्तों 22.81% की वृद्धि दिखाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। डाटा से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उम्मीद है यहीं से पूछा जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दुग्ध उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के करीब कितने परसेंट का अपना योगदान प्रदान करा? 16.21% का योगदान प्रदान करा। वहीं 2022-23 में कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा? 230.58 मिलियन टन रहा, जो कि पिछले 5 वर्षों में 22.81% की दोस्तों ग्रोथ रेट दिखाता है। और दूध के साथ साथ उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू इन सब में प्रथम स्थान अपना रखता है। किसमें? गेहूं में भी, गन्ना, आलू, मसूर और गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर हो गया आपका। कुल खाद्यान्न उत्पादन इन सब में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का अंडा के उत्पादन में कितने वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया? 20.2%, 25.3%, 12.8%, 43.3%। तो उत्तर प्रदेश ने अंडे के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि 12.8% हासिल करी। और अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी? तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग दोस्तों तृतीय है। उत्तर प्रदेश का अंडा उत्पादन में कितना प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करा? 12.8% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ
उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है अंडा उत्पादन में? तो 30% है, तृतीय रैंकिंग है दोस्तों। देश में सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ होता है? देश में सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। देश में सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। जो कि करीब 20.41% अंडे का उत्पादन करता है। हालांकि आपके लिए आंकड़ा इतना ज़रूरी नहीं, पर ये ज़रूरी है कि अंडे का उत्पादन में सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तृतीय स्थान है 12.8%, 80% की ग्रोथ रेट के साथ। वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर में अंडे का उत्पादन और अंडे के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कृषि से संबंधित बाजार समस्याओं के समाधान हेतु कितनी मंडियों को ई-नैम योजना के तहत एकीकृत किया गया है? यहाँ पर बात की जा रही है ई-नैम योजना की। ये दोस्तों एचजीटीए और मंडी सचिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विपणन से संबंधित जो टॉपिक है उसमें ई-नैम का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हो सकता है इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो अगर बात की जाए ई-नैम योजना की, क्या कह रहा है कि 485 मंडी, 585, 685 या फिर 785? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों 585। आपका विकल्प बी सही जवाब है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें 585 मंडियों को एकीकृत करने की बात करी गई थी। अच्छा, ई-नैम है क्या? तो ई-नैम एक प्रकार का राष्ट्रीय कृषि बाजार है। एक अखिल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। सीधे तौर पर कई बार प्रश्न पूछा गया तो उसमें यह ऑप्शन दिया ही यही ऑप्शन दिया गया। क्या है ये? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 2016 को हुई थी इसकी शुरुआत। 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसी लिहाज से इसका जवाब देंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी एकीकृत मंडियों को कितनी एकीकृत किया गया था शुरुआती दौर में, 585, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई। और यह है क्या? तो एक प्रकार का अखिल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें दिसंबर 2022 तक एक आंकड़ा जारी हुआ था। दिसंबर 2022 तक दोस्तों इसमें करीब 1260 मंडियों को जोड़ा गया है। हालांकि ये आंकड़ा बदलता रहता है। 1260 मंडियों को जोड़ा गया। तो ई-नैम योजना के तहत करीब 585 मंडियों को एकीकृत किया गया और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई। यह है क्या? तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो व्यापार को सुगम बनाने में अपना योगदान प्रदान करता है। दिसंबर 2022 तक करीब 1260 मंडियों को इसके तहत जोड़ा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है नबार्डा की स्थापना को लेकर के। अगर आप किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर एग्जाम दे रहे हैं तो नबार्डा आपके लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो आपका प्रश्न क्या दिया गया कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके विकल्प कौन कौन से? 1965, 1972, 1982, 1992।
तो इसका सही जवाब क्या है? 1982 इसका सही जवाब है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत नबार्डा की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को करी गई थी। अगर आपसे अधिनियम पूछ लिया जाता है, एक्ट कौन सा था, तो नाबार्ड 1981, इसी के अंतर्गत कब इसकी स्थापना हुई? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। और किसकी सिफारिश पर हुई? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की सिफारिश पर। तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत की गई थी। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो शिवरामन संघ समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ऋण प्रदान करना, पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रीय स्तर पर जो ग्रामीण बैंक हैं उनका पर्यवेक्षण करना, ये सभी कुछ इसके उद्देश्यों में शामिल है। अच्छा, कभी कभी सीधे तौर पर नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो उम्मीद है चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि जोतों या ज़मीन की माप, जो भारत है उसमें कृषि जोतों या ज़मीन की माप के लिए जो इकाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं उनसे संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर है 2.47 एकड़ के। 1 हेक्टेयर किसके बराबर है कह रहा है? 1 हेक्टेयर बराबर है 2.47 एकड़ के। 1 हेक्टेयर बराबर है 3.8746 बीघे के। 1 हेक्टेयर बराबर है 10,000 वर्ग मीटर के। 1 बीघा कितना बराबर है? 0.619 एकड़ के। और 1 डेसिमल कितने के बराबर है? 1/100 एकड़ के। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से जो उपयुक्त कोड दिए गए आपको सही उत्तर का चयन करना है। कहने का तात्पर्य है कि जो ये आपको 5 विकल्प दिए गए इसमें कि कौन सी इकाइयाँ ऐसी हैं जो सही मेल खाती, क्या ये सही है, क्या या फिर ये सही, या ये सही है, या ये, या फिर ये। तो आपको इसके लिए तो चीज़ों को याद होना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर में दोस्तों 2.47 एकड़ के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो इसका ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। अगला हमारा बिंदु क्या है? 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, यह भी आपका सही हो गया। 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में 3.8746 बीघे होते हैं, यह भी आपका सही हो गया। 1 बीघा जो होता है कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 0.619 एकड़ के बराबर होता है 1 बीघा। और 1 डेसिमल आपका जो है 1/100 एकड़ के बराबर होता है। तो इसमें जो आपके जो भी विकल्प दिए गए वो सारे विकल्प सही हैं। तो आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अर्थात विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 2.47 एकड़ के बराबर होता है। 2.471 एकड़ के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? तो जब बीघा से पूछा है तो 3.8746 बीघे होते हैं। और एकड़ कितना होता है 1 बीघे में? 0.619। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है। और 1 डेसिमल 1/100 एकड़ के बराबर होता है।
और 1 गुंठा जो होता है किसके बराबर होता है, तो 0.025 एकड़ के बराबर होता है। 1 गुंठा किसके बराबर होता है, एक गुंठा किसके बराबर होता है, 0.025 एकड़ के बराबर होता है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ। जो जमींदारी प्रथा है दोस्तों, कब प्रारंभ हुई थी। अच्छा, मैंने आपको आर्थिक सुधारों में जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, ये इन सब पर विस्तार पूर्वक हमने बात करी। तो उम्मीद है आप लोग उसके वीडियो देख लीजिए। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और बहालवाड़ी व्यवस्था, इन सब को हमने बारी बारी से बात कर रखी। तो उनको जा कर के पढ़िए, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे कहीं से बाहर नहीं आएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने बात करी है अपने उन लेक्चरों में। तो भारत में जमींदारी प्रथा कब प्रारंभ हुई, वर्ष 1791 में, या फिर 1792, 1793 या 1734 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1793। आपका विकल्प सी सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा था, पहले तो 1700 दोस्तों, पहले तो इसे अस्थायी तौर पर 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। बाद में इसे आगे चल कर क्या किया, 1793 में इसे परमानेंट कर दिया, स्थायी कर दिया। तो इसे क्या कहा गया, स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया जमींदारी व्यवस्था को। क्या कहा गया, स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया। और जमींदारी प्रथा के अंतर्गत इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई, तो आधिकारिक तौर पर तो 1793 में करी गई, किंतु इससे पहले इसने क्या करा था, परीक्षण करा करीब 1790 के आसपास। तो जब वह उसे लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक रहेगी, तो आगे चल करके इसे 1793 में इसने स्थायी कर दिया, जिसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। इसमें इसके जो जमींदारी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत जो भू राजस्व की मांग कितनी निर्धारित की गई थी, तो 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग वो जो जमींदार होते थे वो अपनी सेवा के तौर पर रखते थे। तो भू राजस्व की दर कितनी रखी गई थी इसमें, भू राजस्व की दर 10/11 थी, और जो 1/11 भाग था वो जमींदार रखते थे अपने पास। अच्छा, भू राजस्व की जो दर थी 10/11 भाग इसलिए कंपनी लेती थी और 1/11 भाग जमींदारों के लिए रखा जाता था, ताकि जमींदार क्या करेंगे, जब उन्हें लाभ होगा तो वो किसानों की आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। परंतु उनके द्वारा जो भी चीज़ें विचारणी करी गई वो कुछ ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इससे यह हुआ कि उनको 10/11 भाग दे देते थे और किसानों का इतना अधिक शोषण करते थे कि वो जितनी बाकी बची हुई जितनी राशि थी वो सारी उनको मिल जाती थी। तो क्या हुआ, जमींदारों की जो जेबें थी काफ़ी भरती गई और किसानों को, ना ही किसानों को इसका लाभ मिला और ना ही सरकार को जो अतिरिक्त राशि वसूली जाती थी। तो इसी के लिहाज से आगे चल करके रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ये सभी व्यवस्थाएं आगे चल के दोस्तों लागू करी गई थी। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अच्छा होता क्या था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों किसानों को, जो पंजीकृत किसान थे उनको भूमि का मालिक बना दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता था, तो टॉमस मुनरो के द्वारा। जो भी प्रश्न आता है तो उसमें आप टॉमस मुनरो को उसके जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है शुरुआत करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है,
अच्छा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको सबसे पहले जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे, मद्रास के 12 महल में इनके द्वारा लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 1792 में लागू की गई थी। 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई थी। कहाँ? तो 12 महल में। हालांकि प्रभावी तौर पर इसे 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू किया गया था। प्रभावी तौर पर 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभिक तौर पर अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के 12 महल जिले में सन 1792 में शुरुआत करी थी इसकी। फिर आगे कालांतर में 1820 में प्रभावी तौर पर इसे थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में इसको लागू किया था। और आगे चल करके विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों लागू हुई थी। और स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा चालू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चालू किया गया था। अच्छा, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर कैप्टन रीड को लेकर के तो कम ही सवाल मिलते हैं, थॉमस मुनरो को लेकर के ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। और एक प्रणाली थी महालवाड़ी दोस्तों, प्रणाली थी। हालांकि हमने अपने जो लेक्चर कराए हैं उसमें अच्छे से बात करी है, तो यहाँ पर सिर्फ समझ लेते हैं थोड़ा। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हार्ट मैकेंजी के द्वारा करी गई थी दोस्तों। महालवाड़ी की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? हार्ट मैकेंजी के द्वारा। इस प्रणाली के अंतर्गत होता क्या था? गांवों को महलों में बांटा गया था। महल में क्या होते थे? एक से ज़्यादा गांव होते तो सम्मिलित रूप से लगान आपस में जमा करते थे। और जो राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? गांव के मुखिया को दी गई थी। जो राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी गांव के मुखिया को दी जाती थी। और मुखिया क्या करता था? सरकार के पास जो राजस्व इकट्ठा होता था वह जमा करता था। तो अगर हम इन तीनों के सार की बात करें, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है, भारत में जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सन 1793 में किया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया। हालांकि इसकी भू राजस्व की दर इसके अंतर्गत कितनी निर्धारित की गई थी? तो 10/11 रखी गई थी, जबकि जमींदारों को 1/11 भाग दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है सन 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल में इसकी शुरुआत की गई। आगे 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास में इसको लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू करी गई और जो राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप सभी लोग प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से हल कर पा रहे होंगे। आगे देखिए, ये प्रश्न भी दिया हुआ है हमारा कि खेती करने के लिए भूमि को खेती करने वाले व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। उनसे लगान वसूल की जिम्मेदारी सरकार को, लगान देने की जिम्मेदारी गांव की होती है। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों अभी हमने बताया महालवाड़ी व्यवस्था, उसमें संपूर्ण गांव ही प्रबंधन की इकाई था और जो राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? तो गांव के मुखिया को राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी। ग्राम जो था समुदाय का स्वामित्व होता था और आमतौर पर जो गांव ही था वह प्रबंधन की इकाई के रूप में कार्य करता था। और सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? गाँव की होती थी। तो चीज़ें थोड़ा सुविधाजनक रहे, इसलिए किसी एक व्यक्ति के पास अर्थात गांव के जो मुखिया था उसके पास राजस्व को जमा करा जाता था।
अगला हमारा प्रश्न है कि महालवाड़ी प्रथा को भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हार्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। तो अभी हमने बताया हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह किन किन क्षेत्रों में लागू थी? तो उत्तर पश्चिम सीमा, पंजाब, गंगा मैदान, अवध जैसे क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई थी। यह महालवाड़ी करीब दोस्तों भूमि के लगभग 30% भाग पर लागू थी।